चलिए। आइए। रैंक, टेंस रैंक, रो नंबर, तीन हो गए थे। लैग और लीड। आओ, चलिए देखिए। देखो, सेलेक्ट कस्टमर नंबर, पेमेंट अमाउंट है शायद इसके अंदर। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका लैग और लीड। लैग और लीड, ठीक है। समझना है इसको। हमने लिया है सेलेक्ट कस्टमर नंबर, अमाउंट, और मैंने लिया इस बार लैग। लैग में मैंने लिया अमाउंट। अभी समझा रहा हूं इसको। ओवर, ओवर ऑर्डर बाय अमाउंट, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम पेमेंट्स, ठीक है। एक और इसी में लिख लेते हैं, लीड भी इसी में लिख लेते हैं। लीड भी इसी में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। रन करिए, चेक करिए इसका आउटपुट, फिर मैं समझाता हूँ। और फिर इसमें कुछ नई चीज भी दिखाता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी दो। इसको रन करो, फिर मैं इसको समझाऊँ। एरर आए तो बता। आउटपुट क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इसका भी मैं आपको यूज बताता हूँ। एक बार में इसको एक काम करो, से आप ना समझ पाओ अगर, तो फिर एक काम करो, कस्टमर नंबर की जगह पर ना यहाँ पर कर लेना पेमेंट डेट। यहाँ पर पेमेंट डेट कर दो, वो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तब ज्यादा समझ में आएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। पेमेंट, कस्टमर नंबर की जगह पर बस पेमेंट डेट कर लें। आगे हो गया, रन हो गया। अभी समझा। चलो समझे। देखो, आपने जब इसको रन किया होगा तो आपके पास आउटपुट आया होगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब इस आउटपुट को थोड़ा समझो, ये आपको क्या बताता है, लैग और लीड, और कहाँ हम इसको यूज करते हैं। हम्म, बिल्कुल। देखो, लैग और लीड का मतलब क्या होता है? लैग का मतलब होता है पीछे की तरफ, और लीड का मतलब होता है आगे की तरफ। एग्जाम्पल समझो। भाई मेरे पास 18/3/2005 को एक अमाउंट है, जो है 1,20,000 समथिंग कुछ। इससे पहले कोई अमाउंट था? नहीं था, इसलिए सबसे पहला क्या आ रहा है, नल। अब अगर आप देखोगे तो सेकंड
31/12/2004 को अमाउंट था 11,000, 1,16,000 समथिंग। और ऊपर वाला जो अमाउंट है वो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा। अब इसका कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं सेल्स कंपैरिजन में, कि भाई मेरी इस मंथ कितनी सेल थी और पिछले मंथ कितनी सेल थी। ये आपको तब यूज किया जाता है, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होती है। बात समझ पाए, लैग और लीड। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और एक नई चीज भी सिखा रहा हूं जो आपको मिलेगी। इस क्वेरी को तो ऐसे ही रहने दो, और अब मैं आपको एक इंटरव्यू का चीज बताता हूं जो आपसे बाई चांस कभी पूछ ले। अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करना। मैं सेम क्वेरी को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, और इसी के नीचे पेस्ट मार देना। बट चेंज क्या कर रहा हूं अब वो ध्यान से समझना। अब ध्यान से लिखना, ये जो ऑर्डर बाय लिखा है यहां पर, अच्छा एक और चीज कर लो, यहां पर कस्टमर नंबर भी ले लो, और यहां पर ऑर्डर बाय से पहले यहां लिखो पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय कस्टमर नंबर। ऑर्डर बाय हटाना नहीं है, ऑर्डर बाय रहेगा, दोनों में लिख लो। रन करो, चेक करो। हाँ, करो, नीचे वाले में भी करो, और फिर मैं इसको समझाता हूँ। अमाउंट, टाइम पे आ जाए करो कभी। अरे यार हो गया। ए यार क्या, आज लेट हुए हो? मतलब होता 5 मिनट के बाद जाना। चलो, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, तो बताएगा। हाँ बोलो। लिख लिया? आओ, अब समझो इसको, और इंटरव्यू में क्या आता है वो समझो। देखो, एक एग्जाम्पल समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड पार्टीशन बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। देखो, ये है आपका कस्टमर नंबर, ये है आपकी पेमेंट डेट, और ये है अमाउंट, ठीक है। कस्टमर नंबर, सपोज करो आपके पास एक कस्टमर नंबर है 103, 103, 103, 112, 112, कुछ ऐसा। इनकी अलग अलग पेमेंट डेट है, सपोज करो किसी की अलग, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अमाउंट आपको दिया हुआ है, सपोज करो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, आपसे अगर कोई ये कहता कि भाई आपको 103 के लिए, आ, एक मैं चलो क्वेरी लिख ही देता हूँ। कौन है भाई ये? ठीक।
देखिए, एक क्वेरी लिख रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आउटपुट बताना। सेलेक्ट कस्टमर नंबर, अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम पेमेंट्स ग्रुप बाय कस्टमर नंबर। ठीक है, ये क्वेरी है। आपको पता है कि इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि हमारे पास 103 का एक ग्रुप बन जाएगा और अमाउंट का सम हो जाएगा, लाइक 6000। इसी तरह इसका हमारा एक सम ग्रुप हो जाएगा और इसका एक सम आएगा। सुन लो सुन लो, ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय में डिफरेंस समझना। ग्रुप बाय क्या करता है कि जो एक जैसी दिख रही हैं चीजें उनको ग्रुप करता है और उनमें से सिंगल उठाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो ना? अब पार्टीशन बाय समझो। पार्टीशन बाय क्या करता है? अच्छा, एक और इसका एक और एग्जांपल याद रखने के लिए बताता हूं। सपोज करो ग्रुप बाय आपने लगाया, अभी जो टोटल नंबर ऑफ रोज थी वो थी आपके पास 5। आपने ग्रुप बाय लगाया तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी रह गई? तो बात समझ पा रहे हो? अब यही डिफरेंस आया था पार्टीशन बाय में। पार्टीशन बाय क्या करता है? इन्हीं को कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग पार्टीशंस करता है और नंबर ऑफ रोज उतनी ही रहती हैं जितने आपके ओरिजिनल डेटा के अंदर है। ये बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको अब समझाता हूं इस वाली क्वेरी। यहां पर आपने जब पार्टीशन बाय नहीं लगाया था तब आपके पास आउटपुट अलग था। अब आपने कहा कि भाई पार्टीशन बाय करो कस्टमर नंबर के बेसिस पर, तो आप यहां पर आउटपुट में देख रहे होंगे कि 103 103 तीन बार आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? इसके अंदर तीन उसके अलग अलग डेट है, भाई कब कब उसने पेमेंट किया, और फिर उसका अमाउंट है अलग अलग, और फिर वही लैग और लीड चल रहा है। बात समझ पा रहे हो डिफरेंस थोड़ा? ऑर्डर बाय से किस पे लगाते हो ऑर्डर बाय? कस्टमर लगा सकते थे बिल्कुल, पर वो पार्टीशन नहीं करता। लेकिन आता तो यही सेम आपको। हाँ सेम आता, बिल्कुल आता, बिल्कुल आता। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। कहाँ पर लगाऊँ बताओ? यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे दो बार ऑर्डर बाय ऐसे नहीं लगता। या फिर इसको पूरे को हटा दो और सबसे नीचे जो पेमेंट फ्रॉम पेमेंट यहाँ पे लगा दो ऑर्डर, इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो यहाँ पेमेंट से पहले लगा फ्रॉम पेमेंट, यहाँ पे ऑर्डर बाय। ठीक है, ठीक है। अब आउटपुट देखो जरा देखा, लैग लैग वाला सिस्टम। बात समझे? लैग वाला आपका बिगड़ जाएगा, लैग और लीड आपके बिगड़ जाएंगे। Part- नहीं ऐसा नहीं है, आप किसी में भी यूज कर सकते हो, रैंक डेंथ रैंक किसी में भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक और चीज बताता हूँ, आपने सम पढ़ा था, ठीक है? सम आपने पढ़ा हुआ है कि सम जो है वो एक एग्रीगेट फंक्शन है। उसी सम को अगर मैं यहां पर लगा दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, अगर मैं सम आपको यहां पर दिखा दूं लगाकर कुछ ऐसा, इसको हटा देता हूं मैं, तो अब अगेन, अब अगर आप सम को कुछ इस तरीके से यूज करते हो तो सम यहां पर आपका अब एक विंडो फंक्शन बन गया है, ना कि एग्रीगेट फंक्शन हो गया है। ठीक है, अब अगर आप रन करोगे तो कुछ आउटपुट आपको ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा। अब इससे क्या बेनिफिट है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इससे क्या आउटपुट मुझे समझ में आ रहा है। आप यहां पर देखो, कस्टमर नंबर पार्टीशन हो गए, हर एक कस्टमर का पार्टीशन हो गया अलग अलग। उसके बाद पेमेंट डेट है, छोड़ो। उसके बाद अमाउंट है, भाई हर एक 103 का जो पेमेंट डेट है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कुछ है, बट 103 का आप अगर यहां पर देखोगे तो सम के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, मतलब प्रीवियस वाली से ऐड होता हुआ चल रहा होगा। तो अब मैं डायरेक्टली ये पता लगा सकता हूं कि किस किस कस्टमर ने कब कब कितना पेमेंट रिसीव किया है या पे किया है। बेसिकली यही पता कर सकते हो आप। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं? देखो,
फिर से समझो, पार्टीशन बाय क्यों आया उसका रीजन समझो। ग्रुप बाय क्या करता था, आपके जो ओरिजिनल डेटा था उस डेटा में से अगर आप ग्रुप बाय करते हो और ओरिजिनल डेटा अगर 5 रो का है तो वो कंसाइज कर देगा उसको, और ऑब्वियसली फिर आपकी नंबर ऑफ रोज कम हो जाएगी। अगर आपको नंबर ऑफ रोज उतनी ही रखनी है जितने आपके पास ओरिजिनल डेटा के अंदर है, तब आप यूज करेंगे पार्टीशन बाय। अब समझो, अब पार्टीशन बाय करने से मेरा एडवांटेज क्या होगा, पार्टीशन बाय करने से एडवांटेज ये होगा, ये कहीं पर भी तो हो सकता था, 103 अकेला यहां थोड़ी ना होगा, अब ये एक साथ आ जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, और नंबर ऑफ रोज उतनी ही रहेंगी। इससे इससे मेरे पढ़ने में आसानी कर पाए। पार्टीशन बाय एक ही बार आएगा ग्रुप बाय में, पार्टीशन बाय में कितनी बार आप यूज करते, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, चलूं आगे। ये था आपका लैग और लीड। एक होता है फर्स्ट वैल्यू और एक होता है लास्ट वैल्यू। पहला, एक होता है फर्स्ट वैल्यू और एक होता है लास्ट वैल्यू। ठीक है, इसमें भी चलो, इससे पहले मैं आपको रन कराकर दिखा देता हूं, समझ में आएगा इससे, नहीं आएगा। पार्टीशन बाय यूज कर लेना, पार्टीशन बाय कस्टमर नंबर, दोनों में। हाँ, अब ठीक है। अब आप पार्टीशन बाय लगाकर चेक करना और मुझे समझाना कि आपको क्या समझ में आया, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आउटपुट इससे कुछ समझ में आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से? बिल्कुल। देखो, आपने एक क्वेरी लिखी होगी, फर्स्ट वैल्यू क्या करता है, आपने पार्टीशन बाय कर दिया कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग, तो कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर नंबर मेरा सपोज करो 103 था। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कस्टमर नंबर भी। हाँ, अब ठीक है। Sorry, लिख लिया, समझाऊं? देखिए, आपने एक क्वेरी लिखी होगी, सेलेक्ट कस्टमर नंबर पेमेंट डेट फर्स्ट वैल्यू, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 103 की फर्स्ट वैल्यू क्या थी, तो आपको तीनों जगह पर वन सेम अमाउंट दिखा रहा होगा, सही है। पर लास्ट वैल्यू आपको गलत आ रही है। अब मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, ये सही है, पर डिफरेंस समझने की कोशिश करो। लिख लिया, पहले बताओ, समझाऊं फिर मैं। देखो, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में आपको समझ में आ रहा होगा कि 103 जो कस्टमर है उसमें आपका फर्स्ट अमाउंट ही तीनों जगह पर दिखाई दे रहा होगा, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो ठीक है। बट लास्ट वैल्यू में 1457 यहां पर आ रहा है, फिर 6066 आ रहा है, फिर 1676 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था उसी कस्टमर की लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, ये गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये सोचो कि भाई इसके लिए तो फर्स्ट वैल्यू ये है, तो सेकंड वाले के लिए लास्ट तो यही होगी ना, नहीं समझे? फिर से समझो, अगर मेरे पास
आज मैंने एक अमाउंट पे किया, मान लो 500 रुपए, कल मैंने पे किया 1000 रुपए, तो आज के लिए मेरी लास्ट वैल्यू क्या होगी? 500 ही तो होगी। कल के लिए मेरी लास्ट वैल्यू क्या होगी? 1000 ही होगी ना। तो वही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब फर्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। कल के लिए मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 500। पर आनी चाहिए 500, जैसे यहां दिखाई दे रहा है। अगर गलत होता तो दोनों में गलत होना चाहिए था, वरना दोनों में सही होना चाहिए था। फर्स्ट वैल्यू के लिए तो ठीक है, बट लास्ट वैल्यू के लिए गलत चल रहा है अभी। तो इसके लिए हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ती है, वो लाइन ऐड कर लेना इसमें, लास्ट वैल्यू के लिए बस, फिर आपका सही आएगा। इसमें एक लाइन ऐड कर लेना यहाँ पे, डिसेंडिंग के बाद यहां पर एक लाइन ऐड करना, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ये लाइन ऐड कर लेना है। ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग, मतलब पीछे और आगे की वैल्यू को छोड़ता हुआ चलता है और उनके बिटवीन की वैल्यूज उठाता है। तो इस अब आपके पास दोनों में सेम आ रहा होगा, हर एक कस्टमर की फर्स्ट वैल्यू और हर एक कस्टमर की लास्ट वैल्यू। ये सही आएगा। चल गया आपका? ये वाला चल गया था आपका? कुछ दिक्कत आ रहा था? समझ में आया? तो ये लास्ट वैल्यू के लिए जरूर याद रखना कि लास्ट वैल्यू में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ लास्ट वैल्यू। इसमें कोई सिमिलरिटी है लैग और लीड? नहीं, लैग आगे की वैल्यू दिखाता है, दिखाता हुआ चलता है, सम करता हुआ चलता है। बट ये हमेशा या तो फर्स्ट वैल्यू या तो लास्ट वैल्यू, बस। क्लियर हुआ इतना? इतने ही विंडो फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है तो एवरेज भी है, एंटाइल भी है, इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलते हैं। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना, थोड़ी मेहनत लगेगी और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिगर्स। ट्रिगर्स इंटरव्यू में आता है। नहीं, स्टोर्ड फंक्शन नहीं पढ़ा है, स्टोर्ड प्रोसीजर पढ़ा है। कर लेंगे भाई, एक ही दिन की क्लास है, एक दिन की भी नहीं है, 15 मिनट का टॉपिक है। ट्रिगर्स। ट्रिगर्स को एक वर्ड के लिए याद रखना, मेंटेनिंग द लॉ। मेंटेन द लॉ, ये लॉ, ये वर्ड जरूर याद रखना इसके लिए। ठीक है, हमारे पास ट्रिगर्स जो है वो 3 टाइप के हैं और उन्हीं के फिर दो दो कैटेगरीज है। पहला, इंसर्ट, अभी मैं समझा रहा हूं सारा। अपडेट और डिलीट। ठीक है, और इनके दो दो टाइप क्या है? बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। ठीक है, समझते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। और इसको मेंटेन क्यों बोल रहे हैं, मेंटेन लॉग्स के लिए क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। हो गया? समझाऊं? समझाऊं? देखो, एक एग्जांपल समझना। सपोज करो आपके पास एक टेबल है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कस्टमर की टेबल है। आपने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है अपने पास, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और सपोज करो अमाउंट।
इसकी रिक्वायरमेंट समझना, क्या रिक्वायरमेंट है। 1 2 3, ABC, 1000, 2000, 3000। ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट समझो कि ट्रिगर्स क्यों आए और क्या मतलब था इसका। भाई मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है, उसमें सब कुछ स्ट्रक्चर और डेटा भी स्टोर्ड हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, कंपनीज में भी ऐसे होता है। अब सपोज करो एक रिक्वायरमेंट नई आई। नई रिक्वायरमेंट ये आई कि अब जो भी कस्टमर मेरे पास आएगा उसका जो अमाउंट है, एग्जांपल समझना, अभी तक इस अमाउंट के कॉलम पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ था कि भाई आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते थे। बट अब एक मैनेजर ने आपसे ये बोल दिया कि अब जो भी नया एम्प्लॉय आएगा वो अगर इस टेबल में इंसर्ट होगा और उसका अमाउंट अगर 0 होता है तो आप उसे इंसर्ट नहीं कर पाओगे। मत क्या, दोबारा सुनो। भाई मैं पहले से काम करता हुआ चल रहा था, मैंने ये टेबल बना दी थी और ये स्ट्रक्चर बना हुआ रखा था, डेटाबेस मेरा तैयार था। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, चलो यहां से समझ लो। आपका आपको पता है ना कि आपके पास ये जो टेबल है कस्टमर की, एक सेकेंड, आपको पता है ये कस्टमर की जो टेबल है, सेलेक्ट कस्टमर नेम और क्रेडिट लिमिट फ्रॉम, मैं लिमिट भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक छोटी सी क्वेरी चला रहा हूँ। भाई ये टेबल पहले से बनी हुई रखी है ना। अब तो मुझे बस, अगर आप खुद सोचो एक नया कस्टमर आएगा तो आप उसे इंसर्ट ही तो कराओगे इस टेबल के अंदर। यहां तक तो क्लियर हो। बट अब दिक्कत यह है, अभी तक इस क्रेडिट लिमिट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ था, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते थे, मतलब नेगेटिव वैल्यू भी अगर डालना चाहते तो वो भी डल जाती। पर आपके मैनेजर ने यह बोला कि अगर किसी का क्रेडिट लिमिट आप नेगेटिव में एंटर करते हो तो उसकी क्रेडिट लिमिट आपको सेट करनी है 0। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझे अभी भी। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, फिर से समझो। ये टेबल ऑलरेडी थी मेरे पास, इस क्रेडिट लिमिट पे अभी तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। पर अब नई रिक्वायरमेंट ये आ गई कि अगर एक नया कस्टमर इसके अंदर इंसर्ट होगा और उस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट अगर नेगेटिव होती है तो उसकी क्रेडिट लिमिट आपको सेट करनी है 0। बात समझ पाए, पक्का ना। कंस्ट्रेंट की तरह है, पर कंस्ट्रेंट हमेशा लगता है जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बट बन चुका है उसके बाद का काम है। पहली प्रॉब्लम तो ये। हाँ बोलो। दूसरी प्रॉब्लम, आप ये बताओ मुझे, आज एक कस्टमर आपने इंसर्ट किया, ठीक है, या एक नहीं, आपने आज 10 कस्टमर इंसर्ट किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप आए, आपने फिर से 10 इंसर्ट किए। अब आप ये बताओ, क्या आपको याद रहेगा कि कल आपने कौन से इंसर्ट किए थे? ऑब्वियसली नहीं। बात समझ पा रहे हो। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक लॉग होना चाहिए जिसमें क्या डिटेल्स होंगी कि मैंने कल कौन से एम्प्लॉय इंसर्ट किए थे। बात समझ पा रहे हो। तो एक हो गया बिफोर और एक हो गया आफ्टर। बात समझ पाए। इसी तरह फिर वो था बिफोर अपडेट या आफ्टर अपडेट। बिफोर अपडेट का क्या मतलब है, भाई अपडेट करने से पहले, और आफ्टर अपडेट का मतलब क्या है, करने बाद। डिलीट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, इन्हीं को बोलते हैं ट्रिगर्स। आया कुछ आइडिया लगा। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री मेंटेन लॉग्स इन्हीं को बोला जाता है। पर ये काम ध्यान रखिएगा, ये टेबल बनने के बाद किए जाते हैं। क्लियर हो। करें स्टार्ट थोड़ा सा ट्रिगर, उनके लिए लगा रहे हैं। अब हो चुका उनका तो वो वैसे ही रहेंगे। बात समझ पाए। अब इसमें फॉर लूप भी आ जाएगा, इफ एल्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट, क्या हुआ भाई। हाँ, डेलिमीटर,
क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम रखते हैं, नाम सोच समझ कर रखना क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे कौन सा किसका था। जैसे मैं इसका नाम रखता हूं बिफोर इंसल्ट कस्टमर, मैंने कुछ ऐसा नाम रख दिया। यहां पर ब्रैकेट्स नहीं आते, यहां ब्रैकेट्स नहीं आते आपके पास। इसके नीचे की लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना आप। ये तो हो गया आपके ट्रिगर का नाम। अब यहां पर ये लाइन ध्यान से समझना है क्या कहती है। बिफोर इंसल्ट ऑन कस्टमर, टेबल का नाम है कस्टमर्स। अभी समझा रहा हूं, इस लाइन का मतलब लिख लो पहले। इसके बाद फॉर ईच रो, यहां पर लूप आएगा आपका। फॉर ईच रो बिगिन, बिगिन के बाद अब यहां पर आपको कंडीशन लगानी है। इफ, देखो इफ न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट, ऐसे लिखते हैं इफ न्यू डॉट, ये डॉट है यहां पर, क्रेडिट लिमिट, ये स्पेलिंग मत गलत करना, क्रेडिट लिमिट में चेक कर लेना क्या स्पेलिंग है। इज लेस देन जीरो, देन, देन आपको सेट क्या करना है, वो जो न्यू क्रेडिट लिमिट आ रही है उसको किससे सेट करना है, जीरो से। तो सेट न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट इक्वल्स टू जीरो, सेमीकोलन। एंड इफ, एंड इफ सेमीकोलन, एंड सेमीकोलन, यहां पर अभी मैं समझा रहा हूं सारा, सेमीकोलन, और लास्ट में आपका डेलीमीटर। लिखो ही से या समझ में आ रहा है, लिखो ही से। लास्ट में डेलीमीटर, एंड के बाद रन मत करना क्योंकि अगर गलती होगी तो पहले सही कर लेंगे, पहले मैं रन करूंगा फिर आप रन करना। ठीक है, पता चला फिर से परेशान। हाँ, सेमीकोलन है, मैं लिख देता हूँ, ये लो। देखो, क्रिएट ट्रिगर बिफोर इंसर्ट कस्टमर, ये हमारा ट्रिगर का नाम। बिफोर इंसर्ट ऑन कस्टमर्स, फॉर ईच रो बिगिन, इफ, इंडेंटेशन जरूरी नहीं है, मैं बस दे रहा हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे। इफ न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट इज लेस देन जीरो, देन सेट न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट इक्वल्स टू जीरो, एंड इफ एंड डेलीमीटर चेंज। अच्छा, मैंने डेलीमीटर तो लगाया ही नहीं। ठीक है बस। ये है, अभी पहले समझा देता हूँ फिर करना, तो ये अगर फिर मिस्टेक हुई तो सही कर लेंगे। एरर तो नहीं आएगी वैसे। हाँ, आउटपुट थोड़ी ना आएगा अभी, आउटपुट नहीं आएगा भाई इसका। फिर मैं एक एक लाइन समझाता हूँ ना कि
समझे? देखिए लिख लिया? देखो, सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि डेलीमीटर स्टार्ट किया, ठीक है, आपने ट्रिगर का नाम बनाया, ये भी ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? यही लाइन आपका ये डिसाइड करती है कि ट्रिगर जो बना रहे हो किस टेबल के लिए बना रहे हो और कैसा ट्रिगर बना रहे हो। एग्जाम्पल, आपने लाइन लिखी है बिफोर इंसर्ट ऑन कस्टमर, मतलब कस्टमर टेबल के लिए आप एक ट्रिगर बना रहे हो जो हिट कब होगा? बिफोर इंसर्ट, मतलब इंसर्ट करने से पहले। किस टेबल पे चलेगा? बस ये कस्टमर टेबल पे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही लाइन? पूछो डाउट। इसके बाद आपने लिखा है फॉर ईच रो, ये भी समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब हर एक रो के लिए, मतलब जो अब नई रोज आएंगे हमारे, हर एक रो के लिए आपने कहा बिगिन करो। क्या बिगिन करो? कि जो न्यू डॉट, अच्छा, दो होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यू और एक होता है ओल्ड। न्यू किस लिए? नई वैल्यूज के लिए। ओल्ड किसके लिए? पुरानी वैल्यू के लिए, क्योंकि यूज होगा अभी थोड़ी देर बाद। अगर न्यू डॉट क्रेडिट लिमिट लेस देन जीरो होती है, इसका मतलब आप कैसे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो? देन देन सेट करो न्यू क्रेडिट लिमिट जीरो से। बस इतना ही लिखा है आपने इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज, अगर इफ स्टार्ट हुआ है तो उसको एंड भी करना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस बार एंड के बाद यहां पर सेमी कॉलन भी लगा हुआ है, इससे पहले हम एंड के बाद डॉलर्स लगा रहे थे प्रोसीजर में, याद करो। याद है कुछ? अब हमने यहां पर सेमी कॉलन क्यों लगाया? सेमी कॉलन क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर जो